हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें क्या है, साइन 50 माइनस कॉस 80 अपॉन में ये दे रखा है। तो इसमें तो हम कुछ अपनी साइड से वैल्यू वगैरह पुट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज़ करो या फिर कॉस ए माइनस कॉस बी। कहने का मतलब ये है, चाहे तो इसे आप कॉस में कन्वर्ट करो या फिर इसे आप साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। तो हमें पता होता है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही चीज़ होती है। तो थीटा की जगह पे अगर हम, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 है तो साइन और कॉस आपस में बदल जाते हैं। दोनों एंगल का सम 90 है तो साइन और कॉस आपस में बदल जाते हैं। मतलब ये है कि साइन 80 को आप कॉस 10 लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 80 को आप साइन 10 लिख सकते हो कि दोनों का सम 90, साइन कॉस चेंज करके लिख दो। चाहे आप कॉस 10 इक्वल टू साइन 80 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो हमने क्या किया, कॉस 80 को साइन 10 लिख दिया। तो साइन 10 जैसे ही हमने लिखा कॉस 80 को, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे कुछ, साइन 50 माइनस कॉस 80 को लिखा साइन 10। ठीक है, अपॉन में ये था। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, 50 माइनस 10 अपॉन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2। ये किया, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30। तो ये आ गया, नीचे भी सेम चीज़, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आंसर कितना है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा दे रखा है। एक तो आप इसमें ये भी कर सकते हो क्या कि थीटा की वैल्यू 75 पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर करके देखो, अगर नहीं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। ठीक है, फिर 30 रख करके देखो। भाई 75 थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप 90 रखो। सबसे पहले 90 रख के देखो, साइन 91, साइन 5 इंटू 90 और साइन 3 इंटू 90। तो सॉल्व करके देखना, मतलब ऑप्शन से वैल्यूज में पुट करके देखो, चेक करके देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आती है नहीं आती। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है साइन आएगा। अगर साइन साइन लिखा, देखो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला था साइन साइन बीच में माइनस। ठीक है, अगर साइन साइन होता है एक में साइन एक में कॉस आता है। अगर साइन साइन होता है तो एक में साइन एक में कॉस आता है, 2 तो बाहर आता ही आता है, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। अगर बीच में प्लस है तो साइन वाले में दोनों को माइनस करके हाफ करते हैं। अगर बीच में माइनस है तो साइन वाले में दोनों को माइनस करके हाफ कर देते हैं। अगर बीच में प्लस है तो साइन वाले में दोनों को प्लस करके हाफ करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। मतलब क्या होता है, जब साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, इसमें यह है कि एक में साइन साइन है तो एक में साइन एक में कॉस आना है। एक बार तो दोनों एंगल को ऐड करके आधा करते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा करते हैं। तो अगर बीच में माइनस है तो साइन वाले के साथ सब्ट्रैक्ट वाला आता है। ठीक है, और अगर बीच में प्लस है तो साइन वाले के साथ सब्ट्रैक्ट वाला आता है, ये ध्यान रखते हैं बस। ठीक है, तो क्या किया, 2 साइन, एक बार इन दोनों को ऐड करके आधा कर दिया, एक बार इन दोनों को माइनस करके आधा कर दिया। चाहे इसको मान लो बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये ध्यान रखना। 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक, तो क्या हुआ, ये आ जाएगा हमारा 3 थीटा, ये आ जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल टू इतना 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा कितना होता है। चाहे तो आप इसे साइन 6 थीटा भी लिख सकते थे। तो अगर हम इसे लिखते हैं साइन 6 थीटा इज इक्वल्स टू आ जाता है साइन 3 थीटा। तो अब 6 थीटा और 3 थीटा तो बराबर नहीं हो सकते ना, तो वो चीज़ हमने नहीं की। तो क्या किया, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो, सॉरी देखो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से साइन 3 थीटा कॉमन आ गया, 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन 3, अब दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दोनों को 0 रखेंगे, या तो ये 0 या फिर ये 0। इसको 0 रखते हैं तो थीटा 0 आता है, इसको 0 रखते हैं तो ये सॉल्व करोगे 2 थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस में कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 आएगा, या फिर थीटा की वैल्यू 30 आएगी। तो इसमें क्या पूछा गया था हमसे, थीटा की वैल्यू या तो 0 आ रही है 30 आ रही है, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है 30 आ रहा है, तो 30 हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉस दिस प्लस कॉस दिस प्लस कॉस दिस प्लस कॉस दिस, 3 टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2π/7, फिर 2π/7 यहाँ 2 है, फिर 4 है, 4 6, मतलब 2π था, फिर इसी में 2π और ऐड किया, फिर इसी में ही 4π में 2π और ऐड किया, मतलब 2π 4π 6π। ये AP में चल रहा है, किस में चल रहा है, AP में चल रहा है। भाई दो ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में चल रहा है। तो इसको आप करने के लिए देखो, पहले तो मेरे दिमाग में आया कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, जो कि
सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें ना, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी आधा फॉर्मूला लिखा है मैंने, अगर हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना चाहेंगे तो ये दिक्कत करेगा क्वेश्चन, क्योंकि cos a प्लस cos b सबसे पहले यही दिखाई देगा, तो हम वही चीज़ अप्लाई करना सोचते हैं, उसे करोगे ये तो लाइन गलत है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ये सीरीज़ है, इसे ध्यान रखना, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा में बीटा ऐड कर दिया, फिर इसमें बीटा ऐड कर दिया, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यहाँ क्या हो रहा था 2 पाई में 2 पाई और ऐड किया, फिर 2 पाई और ऐड किया, है ना, ऊपर ऊपर की बात कर रही हूँ। अल्फ़ा मतलब 2 पाई बाय 7 था, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। अब 2 पाई बाय 7 में 2 पाई बाय 7 और ऐड किया, तभी तो 4 पाई अपॉन 7 बनेगा, तो बीटा की वैल्यू भी वही हो जाएगी। फिर इसमें 2 पाई बाय 7 ऐड करोगे तो ये बनेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मतलब इसमें बीटा और ऐड कर दो तो ये बन गया। तो ये जो होती है अप टू n टर्म्स, तो हमारी कितनी है 3 टर्म्स है, हमारी कितनी है 3 टर्म्स है, तो n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, ठीक, ये हमारी वही होती है ए बी का फॉर्मूला nth टर्म का। तो n की वैल्यू तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई अल्फ़ा की जगह तो हो गया 2 पाई बाय 7, बीटा की जगह पे 2 पाई बाय 7, फिर बीटा की जगह पे 2 पाई बाय 7 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 3 रखी, बीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 7 अपॉन में ये वाला 2, फिर बीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 7 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7, तो ये ऐसे लिख दिया। 2 से बाद में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या आया कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 पाई बाय 7, अल्फ़ा की वैल्यू 2 पाई बाय 7, बीटा की वैल्यू भी 2 पाई बाय 7, n की वैल्यू 3, तो रखा 2 पाई बाय 7 प्लस 2 पाई बाय 7 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाय 7 अपॉन में क्या है सबके 2 है, सबके अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो गया 4 पाई बाय 7 और 4 ये हो गया 4 और 4 8 पाई बाय 7, 8 पाई बाय 7 को जब 2 से डिवाइड करोगे, 8 पाई अपॉन 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई अपॉन 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी है तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला पोर्शन तो एज इट इज़ रहा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखा, इसमें इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 7 पाई बाय 7 से कैंसिल हो गया, तो पाई सिर्फ क्या बचता है पाई बचता है, ठीक है। तो 1/2 साइन पाई बाय 7 और यहाँ पर साइन पाई माइनस साइन इतना, ठीक। तो ये क्या होगा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। साइन इसको सॉल्व किया, साइन पाई आया, साइन पाई आ गया 0, तो 1/2 0 माइनस साइन पाई बाय 7 अपॉन में साइन पाई बाय 7, इससे ये तो 0 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस की इंटू इसमें होगी, भाई ये जो है इस पूरे के साथ इंटू में इसे सॉल्व करोगे तो माइनस साइन पाई बाय 7 आएगा, उससे एक कैंसिल हो गया, तो -1/2 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा देखो यहाँ पर हमने एक बार फिर से देख लो इसमें क्या किया है, भाई पहला एंगल था ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था 4 पाई बाय 7, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी जब अल्फ़ा की वैल्यू 2 पाई बाय 7 रखोगे, तो 2 पाई बाय 7 ही आएगा ना, बीटा भी वही है। फिर 2 पाई बाय 7 प्लस 2 इंटू 2 पाई बाय 7, तो बीटा की वैल्यू बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पहचानी, एन की वैल्यू 3 है क्योंकि 1 2 3 टर्म्स हमारे पास थी, इसमें पुट कर देनी है, देन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बस इतना करो x = y पुट कर दो। देखो y को हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि y को 0 करोगे ये 0 हो जाएगा फिर इनफाइनाइट, तो इसमें सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। तो जब भी आप वैल्यू पुट करते हो तो कभी भी डिनोमिनेटर 0 ना बने, बस इस तरीके से वैल्यू पुट की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और y को बराबर कर दो, x और y, अगर यहाँ पर x लिखोगे तो cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x कितना आएगा ऊपर cos स्क्वायर x, जब यहाँ पर साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेटिस्फाई हो गया। इसको करते हैं, अगर यहाँ पर भी x लिख दिया जाए y की जगह पे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आएगा सॉल्व के, यहाँ पर x लिख दोगे तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स अगेन 1, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखते हैं सेक इनवर्स x = कॉस इनवर्स y, तो हम कभी कभी जैसे सेक इनवर्स x = कॉस इनवर्स 1/x होता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है, देखो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 50 है, इसे छोड़ दो, ये भी कर सकते थे उसमें जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारे माइंड में क्या है, तब मेरे माइंड में ये आया था जब मैं सॉल्यूशन बना रही थी, और जब मैंने क्वेश्चन अब किया तो मेरे माइंड में सिर्फ x = y आया, उसी से काम बन गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेक इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब किसी को डायरेक्ट ये चीज़ याद ही नहीं होगी, कॉस सेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/y याद
होता है, इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, बट किसी को ये चीज़ याद ही नहीं होगी। तो नहीं अगर बाई चांस माइंड में रहती है तो इस चीज़ को हम अपने आप बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी देखो कि सेक इनवर्स एक्स थीटा है तो एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1/cos थीटा हो जाएगा। दोनों को उल्टा कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे ये आएगा, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा क्या था सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। तो यानी सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1/x। इसी तरीके से इसको भी करके देखना खुद। ठीक है, तो सेक इनवर्स हो गया कॉस इनवर्स 1/x, या फिर कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, और y का भी रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। उसने वैल्यू हमसे इसकी पूछी थी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी कॉस इनवर्स 1/x को हम साइन इनवर्स 1/y लिख दें यहाँ पर। इसको हमने इसकी वैल्यू पूछी थी, इसको हमने ये लिख दिया। तो साइन इनवर्स 1/y प्लस कॉस इनवर्स 1/y ये दोनों ऐड करके हमेशा क्या होते हैं π/2, मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो एंगल सेम होना चाहिए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू π/2 होता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा π/2। 51 क्वेश्चन देखते हैं अब। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 दिया है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 दिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हम क्या करें, तो जो ये टेन इनवर्स 2 दिया गया है हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स 2 को हम x मान लेते हैं तो 2 आ जाएगा 10x। ठीक, कॉट इनवर्स 3 को हम y मान लेते हैं तो कॉट y आ जाएगा 3। ठीक, तो टेन इनवर्स 2 को x माना तो x लिख दिया, इसको y माना तो y लिख दिया। सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x, कॉसेक स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, टेन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 4, तो 2 का स्क्वायर मतलब कॉट y को क्या लिख सकते हैं 3, तो कॉट y को लिखा 3 का स्क्वायर, ये इसको ऐड कर देना 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। तो एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या, बस पहले आप एंगल्स देखो, अगर एक एंगल तो हो थीटा, एक हो 60 माइनस थीटा, जैसे मैंने लिया थीटा 20, ठीक है, तो ये हो गया 60 माइनस 20 और ये हो गया 60 प्लस 20। तो 3 एंगल हमें चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें क्या चेक करने पड़ते हैं, 3 एंगल्स। अगर ये थीटा है तो 60 माइनस थीटा भी इसी में होना चाहिए, 60 प्लस थीटा भी इसी में होना चाहिए। कॉस 60 की तो वैल्यू पता ही होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3 थीटा। देखो यहाँ पर, तो ये हमारा थीटा, फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 कॉस 3 थीटा होती है। ठीक है, तो हमने वही देखा बस, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो ये 3 साथ में लिख लिए, इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो ये हुआ 1/4 कॉस थीटा, हमारा 20 था तो इसको सॉल्व किया, 3 × 20 कॉस 60, उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे 60 माइनस 20 40 हो गया, 60 प्लस 20 हो गया 80। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/4 cos 3 × 20 रख दिया, यही किया। cos 60 × cos 60 यानी इसका स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 यहाँ था 1/16, इनका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/16। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक, cos A ये कंडीशन दे रखी है और ABC AP में है, तो अगर ABC का मतलब है, अगर हमने ये ट्रायंगल बनाया है, ऐसे ना बना करके मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये A है तो A के सामने A साइड, B है तो B के सामने B साइड, ये C है तो C के सामने C साइड। ठीक है, क्योंकि ABC AP में है, तो A सबसे छोटा होगा, B उससे बड़ा, C सबसे बड़ा, ऐसे ही तो होगा। तो C के सामने वाली जो स्मॉल C साइड है वो सबसे बड़ी बनाई गई है। ठीक, A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C साइड जो कि सबसे बड़ी होगी। तो मैंने माना कि AP में है, क्या माना मैंने कि AP में, अगर ABC AP में है, तो अगर ABC AP में है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ट्रिपलेट आएगा कि ये 3 नंबर AP में है। अगर ये 3 नंबर AP में है तो ठीक है, यानी 3 4 5 ABC की वैल्यू जो है 3 4 5 है और AP में है। A हो गया 3, B हो गया 4, C हो गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। cos A निकालते हैं। cos A अगर ये चीज़ आ गई तो मतलब हमारा काम बन गया। cos A निकालते हैं। cos A कितना होगा 4/5 प्लस 2 × cos B कितना होगा 3/5। भाई अगर ये वाला एंगल है तो cos B तो 3/5 ही होगा।
नहीं पता तो बेसिक लेक्चर देखो ट्रिग्नोमेट्री का जाके। कॉस सी निकालना है, सी कितना है, कॉस सी अगर निकालोगे तो ये तो 90 है सी एंगल, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये 2 ही आ जाएगा। 6 + 4 10/5 2 आ गया। यानी ए बी सी ए पी में है, तो ऐसे सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सॉल्व करना है और टाइम टेकिंग भी है, तो वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ए बी सी मैंने सोचा ए पी में ट्राई करके देखते हैं। तो ए बी सी देखा 3 4 5, 3 4 5 है, तो हमने उल्टा ट्राई करके देख लिया कि ये 2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम सोच सकते हैं, तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मतलब ए बी सी ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, ए बी सी और ए पी में है ये, ठीक है। तो अगर 3, जब भी ए पी में कॉन्सेप्ट होता है क्या कि जब भी ए पी में 3 नंबर्स दिए जाएं 1 2 3 और उनके सम के बारे में बात आ जाए, ठीक है, उनके सम के बारे में बात आ जाए, तो हमेशा पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये माना जाता है। एपी में 3 टर्म्स हो, तीनों का सम की बात आए तो a-d ए और a+d वो 3 टर्म्स मानी जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल ये है, तीनों को जोड़ के 180, तो 3 = 180, a = 60 आ जाएगा हमारे पास। तो एक एंगल तो पता चल गया 60, सॉरी ए कौन है, स्मॉल ए बी है, तो बीच वाला जो एंगल बी है वो हमें 60 पता चल गया है, तो 60 - d और ये 60 + d होगा, ठीक। उसने b/c दे रखा है, और जब हमारा ट्रायंगल ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ठीक, क्योंकि सी सबसे बड़ा है तो सी को यहाँ पे रखते हैं, सी एंगल सबसे बड़ा है तो ये यहाँ रख दिया, बी यहाँ पर, ठीक है। तो ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी साइड, तो उसने बी सी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है √3/√2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये होता है एक रूल, साइन रूल होता है, ये क्या होता है, साइन रूल, a/sin a साइड b/sin b साइड c/sin c, ठीक है। तो हमें किसका रेशो पता है, हमें तो b/c पता है, b/c पता है, तो साइन c, इससे क्या हम ये नहीं निकाल सकते, साइन c/sin b करेंगे तो c/b आ जाएगा, इससे हमने ये वाला बनाया, और b/c का पता था √3/√2, तो इसकी वैल्यू ये रखी, ठीक है। अब चाहे तो आप इससे डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इसको मैंने फिर उल्टा कर दिया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, उल्टा किया तो ये b की वैल्यू 60 डिग्री है, भाई बीच वाला जो एंगल है b था 60 डिग्री, उसकी वैल्यू 60 रखी, तो साइन c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो जैसे हम यहाँ से साइन c की वैल्यू निकालते हैं 1/√2 आती है, तो 1/√2 तब आती है जब c जो होगा 45 होगा, तो c हमारा 45 आ जाता है। तो यानी b हमारा कितना आया था 60, ये हमारा कितना आया 45, तो a तो हमारा कितना है 60, सी हमारा कितना आया है 45, तो ये कितना कम हुआ है 15 कम हुआ है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रखा होगा 15 ज़्यादा होगा, तो पहला एंगल 75 होगा, उससे अगला 60 होगा, उससे अगला 45, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। मतलब ये हमें पता चल गया, 2 टर्म्स अगर पता चल गई हैं तो इनका अंतर कितना है -15, भाई इसमें से -15 कम कर, इसमें से 15 कम करोगे तो ये आएगा, तो यानी यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लिखो जिसमें से 15 कम करने पर 60 मिल जाए। तो हमें एंगल बताने थे, एंगल हमें ए बताना, तो जो फर्स्ट वाला एंगल है ए, जो फर्स्ट वाला एंगल है वो कितना आ रहा है 75, तो ए ऑप्शन इसका जो होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि एंगल हमारा कितना आएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल लेंथ ऑफ द 2 लार्जर साइड्स आर 24 एंड 22, मतलब एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी जो 2 बड़ी साइड्स हैं, एक 22 है, दूसरी 24 है, ठीक। तो इसने कहा है एंगल्स आर इन एपी, फिर से एंगल्स जो है एपी में है, जब एंगल्स एपी में होते हैं, एक ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी टर्म ये होगी, तीनों का सम करेंगे 180 आएगा, सॉल्व करेंगे जैसे ही इसको 3 = 180 = 60 आ जाएगा। जब भी एपी में है 3 एंगल्स, यही चीज़ यूज़ होगी, जहाँ से हमें बीच वाला एंगल 60 पता चल जाएगा, ये 60 - d और ये 60 + d हो जाएगा। तो एंगल्स तो हो गए हमारे ये, ठीक, एंगल्स ये हो गए। वो कहता है कि ट्राइंगल की 2 लार्जर साइड्स दे रखी हैं, तो अब इसमें 24 22 का तो कोई ट्रिपलेट ऐसा होता ही नहीं है। 11 12, अगर इसे 12 करते हो, इसे 11 मतलब 2 से डिवाइड करते हो तो भी कोई ट्रिपलेट नहीं होता 11 12 वाला, ठीक है। तो मतलब 11 और 12 ऐसा कोई ट्रिपलेट है ही नहीं 11 12 का। तो यहाँ पर हम सिर्फ कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोसाइन रूल अगर हम लगाएंगे तो cos b, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है 60, तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है, तो cos b = क्या होगा, b के सामने अगर एंगल b है तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल b होगी, उसी को ही माइनस करेंगे, बाकी a² + c² अपॉन में जिन दोनों को ऐड कर रहे हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई। तो b की वैल्यू 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, a² + c² - b² अपॉन 2ac, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया a² + c² - b² = ac। अब जो है c और b, इनकी वैल्यू क्या रख देंगे हम 24 22,
हमें कैसे पता चला कि सी को 24 रखना है, बी को 22? उसने कहा था जो दो लार्जर साइड्स हैं, जो दो लार्जर साइड्स हैं वो, तो यहाँ पर हमने देखा एंगल ए सबसे छोटा होगा। जब डी की वैल्यू यहाँ पर 1 भी रखोगे तो ये 59, ये 60 और ये 61, तो एंगल ए सबसे छोटा है। उसने क्या कहा था, दो लार्जर साइड्स, तो एक तो बी के सामने होगी स्मॉल बी और एक सी के सामने होगी स्मॉल सी, तो एक 24 है एक 22, तो किसको माने भाई, ये एंगल सबसे छोटा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होगी, और ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी, यानी सी के सामने वाली साइड होगी 24 और बी के सामने वाली साइड होगी 22। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 22 हो जाएगी, और ए तो सबसे छोटा एंगल था, ए जो है सबसे छोटा एंगल, तो उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, तो स्मॉल ए इसको रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इंटू सी, ए इंटू 24, सी की वैल्यू 24, बस ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लेना, 24 + 22 46, 24 - 22 2 आया, और इधर 24 इंटू ए 24a आ गया। ठीक है, ये इधर लेके आए, इसको किया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -b + √b² इंटू 4 इंटू ए इंटू 92/2 इंटू 1। ठीक है, b² - 4ac भाई अप्लाई किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तरीका। 24 का स्क्वायर इतना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, इसको सॉल्व करोगे 208 आएगा। 208 को लिख सकते हो 2 × 13 × 8। ठीक है, तो 13 बार आ जाएगा, 8 दूनी 16। इसको सॉल्व करना है, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या पूछा है उसने, ऑप्शन में मैच कर लो अब कौन सा आंसर है। ऑप्शन में तो उसने कहा तीसरी भुजा कितनी होगी। ठीक है, तीसरी भुजा अगर हम यहाँ से देखें, एक तो 12 + 2√13 आ रहा है, एक 12 - 2√13 आ रही है। ठीक है, तो ये 13 का अगर करोगे तो 3 3 9, इसकी वैल्यू क्या, देख लो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 12 ± 2√13 दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो हमें पता है एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तो तीसरी साइड क्या होगी, तीसरी साइड जो होगी वो छोटी है सबसे, तीसरी साइड सबसे छोटी है, तो दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी 12 + 2√13 अगर हम सॉल्व करते हैं तो √13 जो आएगा वो 3 to 4 के बीच की वैल्यू होगी। तो 3.5 अगर मानते भी हो तो 3.5 करके इसको अगर सॉल्व करोगे तो 19 आएगा। तो 19 इससे छोटा है, तो ये हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल पॉसिबल हो सकता है। ठीक, फिर अगर हम 12 - 2√13 करके निकालते हैं तो ये 5 आएगा, तो यानी 5 22 24, ये भी एक ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को ऐड करो तीसरी से बड़ा आना चाहिए, किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करो तीसरी से बड़ी आए। इन दोनों को ऐड करोगे इससे बड़ा आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे इससे बड़ा, इन दोनों को ऐड करोगे इससे बड़ा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 17, इससे छोटा आना चाहिए। जब भी ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंड दो साइड्स का डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस 24 से छोटा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 से छोटा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 22 से छोटा, तो यानी ये ट्रायंगल पॉसिबल है बनाना। तो ये तो ठीक है बात, मतलब चेक कर रहे हैं हम पूरा, क्योंकि इसने ए और सी हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं ना, इस वजह से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 19, इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा, इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा, इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, इन दोनों का सम इससे बड़ा, तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है। इसका मतलब मैंने √13 की वैल्यू सिर्फ एक आइडिया वाइज ली है कि 3.5। ठीक है, वो वरना इसका रूट निकाल के देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी दोनों ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन लिखा हुआ होता तो उस पर टिक करते, लेकिन दोनों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं तो दोनों पे तो हम टिक कर नहीं सकते, तो डी ऑप्शन टिक करेंगे, फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे इसका आंसर ए और सी दोनों ही है, बट ए और सी दोनों पे तो हम टिक नहीं कर सकते ना, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 12 ± 2√3 होगा। ठीक है, या तो इस पे टिक करो या फिर इस पे टिक करो, दोनों में से एक पे तो टिक नहीं कर सकते, या तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत है। ये दोनों इसके आंसर है, वैसे तो दोनों ही इसके आंसर, या फिर होना चाहिए था बोथ ए एंड सी ऑप्शन में। ठीक है, तो हम नन ऑफ दीज ही चूज करना चाहिए आई थिंक। क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल ये है, ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की विद सेंटर ऑरिजिन, सेंटर ऑन ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर अगर ओरिजिन पर है, ये हमारा ओरिजिन 0 0 है, तो एक सर्कल ऐसा बनाएंगे तो जितनी ये डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, तो अगर सेंटर हमारा ओरिजिन है तो सर्कल की इक्वेशन ये होती है, तो आर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो R 5 आएगा, तो यानी सर्कल जो है हमारा वो ऐसा है जिसकी रेडियस 5 है। तो ये हो गया हमारा सर्कल जिसकी रेडियस 5 है। तो ये हमने सर्कल बनाया, रेडियस उसकी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर ट्राइंगल, तो इसके अंदर PQR जो एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब हो गया P पॉइंट Q पॉइंट R पॉइंट जो है सर्कल की सरकमफेरेंस या परिधि पर होंगे। ठीक है,
तो ये इसका सेंटर है सर्कल का, ये एक पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट, तो पी क्यू आर हमने मिला दिया तो ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और यहाँ से हमने ये मिलाया साइड, ये 5 होगी क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ये भी 5 होगी क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि Q एंड R हैव कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट 3, 4 हैं, R के कोऑर्डिनेट -4, 3 हैं, तो हमें QPR ये वाला एंगल बताना है, QPR ये वाला एंगल अगर हम बताना है तो कैसे बताएंगे? तो क्या है इसमें कि जब किसी ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइड बराबर है, तीसरी साइड का पता करो, तीसरी साइड क्या है, ठीक। तो ये साइड और ये साइड तो बराबर थी, अब मुझे ये पॉइंट्स पता है, ये पॉइंट पता है, तो जब मुझे इस लाइन का एक पॉइंट ये पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, तो इस हम क्या करते हैं, क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? क्यू आर डिस्टेंस हो जाएगी √3 - 4 का होल स्क्वायर, या फिर -4 - 3 का स्क्वायर 49। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालो, सिंपल सी बात है, 3 - 4 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर इतना, तो ये कितना आएगा √50। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? -4 - 3 उसका स्क्वायर, 3 - 4 उसका स्क्वायर, प्लस करेंगे दोनों को, √रूट कर देंगे, ठीक। तो ये आया √50, तो ये डिस्टेंस आई √50। तो हम कहते हैं ये 5 है, ये 5 है, ये √50 आता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी आई है साइड, उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 1 होता है, ये 1 है, ये √2 अगर है, तो ये 90 डिग्री एंगल होता है, ये 45 होता है, ये 45 होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये 5 है, ये 5 है, और 50 को क्या मैं 5√2 नहीं लिख सकती? √50 को √25 × 2 अगर लिखें तो ये 5√2 हो जाएगा, तो 5√2, 5 5 5√2, 1 1√2, तीन इनका रेशो ऐसा ही नहीं है, इनका जो रेशो है 5 से तीनों को काटोगे तो 1 1√2, यानी इसके जैसा। तो ये एंगल हो गया 90, ये 45, ये 45। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये एंगल 90 है, 45, ये 45 है, ठीक है। तो अगर अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और लगेगी कि हमें ये एंगल तो पता चल गया, अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला जो एंगल है, अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल 90 है तो उसी की वजह से परिधि या सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल 90 का आधा होगा, ठीक है। क्या? ये जो लाइन है इसकी वजह से सेंटर पर, इसी डिस्टेंस की वजह से सेंटर पर भी एंगल बन रहा है, और इसी डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर भी, तो इस डिस्टेंस की वजह से सेंटर पर बनने वाले एंगल का अगर हाफ करते हैं तो सरकमफेरेंस पर बनने वाले एंगल हमें मिल जाता है। तो ये 90 है तो ये π/4 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। तो इसने 45 यानी π/4 होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।